कहानी का शीर्षक है यशोदा माँ। हर माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा छोटा ही बना रहता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उम्र और स्थितियों के बदलाव के साथ बच्चे के स्वभाव और आदतों में, रुचियों में बदलाव आ सकता है। एक उम्र के बाद माँ सिर्फ बच्चे के लिए ही जीती है। यशोदा जी को प्रतीक रूप में लेकर मालती जी ने बहुत सुंदर रचना की है इस कोलाज की, यशोदा माँ। दरअसल ये 3 प्रसंगों का एक कोलाज है, उसको मिला करके कहानी की रचना हुई है, यशोदा माँ। मैं अपने कमरे में बैठ कर के किताब पढ़ रही थी कि बहू रानी आई, बोली, मम्मी जी मेरी एक फ्रेंड आपसे मिलना चाहती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पिछले 2 महीने से यहाँ हूँ। बहू रानी की दर्जन भर सहेलियाँ हैं, पर किसी ने आज तक मुझसे नमस्ते भी नहीं की, और आज मिलने आ पहुँची। बड़ा आश्चर्य हुआ। उठ कर के बाल ठीक किए, साड़ी ठीक की और बाहर आई। परिचय की औपचारिकताएं पूरी हुई और सहेली एकदम मुद्दे पर आ गई। बोली, आंटी जी आप कॉलेज में हिंदी पढ़ाती थी ना? मैंने कहा हाँ। दरअसल कहना तो चाहा कि मैं पिछले 8 साल से वहाँ HOD भी थी, पर यह बात मेरा कहना अच्छा नहीं लगता, बहू रानी कहती तो अच्छा लगता। मैंने कहा कहिए, आप मेरी बिटिया को गाइड कर देंगी? कौन से ईयर में है? जी 8th स्टैंडर्ड में। अब 10 साल कॉलेज में HOD रहने के बाद 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाना तो डिमोशन जैसा ही लग रहा था। क्या जवाब दूं कुछ समझ में नहीं आया। सहेली रानी बोल पड़ी, दरअसल क्या है आंटी, मेरी पूरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुई है ना, इसलिए मुझे हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। और मेरी ये डॉटर है ना, और सब्जेक्ट्स में तो बहुत ब्राइट है, हमेशा A ग्रेड लाती है, लेकिन हिंदी बड़ा टफ लगता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी आपसे हेल्प ले लूँ। फिर मैंने सोचा चलो पड़ोसी धर्म है और इसी बहाने विषय से थोड़ा जुड़ाव रहेगा, तो मैंने हाँ कर दी। उसने ज़रा भी समय बर्बाद नहीं किया और शाम को अपनी डॉटर को लेकर के और हाजिर हो गई। हाय हेलो हुई, नमस्ते तो खैर यहाँ कोई करता ही नहीं है महानगरों में। और वो बेटी को मेरे सामने छोड़कर चली गई। बेटी ने मेरे सामने हिंदी की किताब रखते हुए कहा, मैम ने ये पोएम प्रिपेयर करने के लिए कहा है। सूरदास का पद था पोएम के नाम से जो उसने मेरे सामने सरकाया। सूरदास की कविता थी, संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। बड़ी प्रसिद्ध कविता सूरदास की, जिसमें देवकी के लिए यशोदा माँ संदेशा भेजती हैं और बताती हैं कि कृष्ण की क्या क्या आदतें हैं, उनकी क्या क्या पसंद हैं, और कहती भी जाती हैं कि आप तो माँ हैं और मैं तो धाय हूँ, फिर भी क्या करूँ, मुझसे कहे बिना रहा नहीं जाता। और वो सारी बातें कृष्ण की बचपन की उनको सुना रही हैं। ये कविता हमेशा मुझे लगता है कि वात्सल्य रस का सिरमौर है। और मेरे बड़े विद्वान प्रोफेसर्स ने मुझे इतने अच्छे तरह से पढ़ाया कि जैसे मेरे दिमाग में, दिल दिमाग में ये बस गई है। मैंने भी अपने विद्यार्थियों को जी जान लगा कर के ये कविता पढ़ाई है और बच्चे बेचारे अभिभूत हो जाते थे। मैं भी अपने सामने बैठी हुई एकमात्र छात्रा को अभिभूत करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं ये लाइन सुना चुकी कि प्रात उठत मेरे लाल लड़े तो माखन रोटी भावे, ये जब लाइन में समझा चुकी तो मैंने सामने देखा 2 भावहीन आंखें मुझे घूर रही थीं। बेटा समझ में तो आ रहा है ना? उसने उत्तर में प्रति प्रश्न किया, आंटी व्हाट इज़ गोकुल? मैंने कहा, बेटा गोकुल नंद जी का गांव था जहां कृष्ण का बचपन बीता। गांव मतलब विलेज ना। एंड व्हाट इज़ मथुरा? मथुरा कृष्ण के मामा जी की राजधानी थी। ओह आई सी, मतलब कैपिटल ना। तो वहाँ तो बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री सब कुछ मिलता होगा ना। देन हु विल आस्क फॉर द रॉटन माखन रोटी? इट वॉज वेरी फुलिश ऑफ यशोदा टू थिंक सो। मैं तो भीतर तक कांप गई। मैंने मन ही मन यशोदा माँ को प्रणाम किया और ईसा मसीह के अंदाज में कहा कि हे माँ, इस अबोध बालिका को क्षमा कर देना, ये नहीं जानती कि ये क्या कह रही है। शाम को जब उसकी माँ उसे लेने आई तो मैंने उससे कहा, तुम्हारी बिटिया का IQ बहुत ही स्ट्रांग है,
वो गदगद हो गई, बोली हाँ आंटी, शी इज़ वेरी क्लेवर, शी इज़ वेरी शार्प, पर क्या है हिंदी के साथ ही उसे थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। मैंने कहा हाँ, हिंदी को भी उससे बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो समझ गई मुझे क्या कहना चाहिए, और मेरी कक्षा उसी दिन शेष हो गई। बाद में वो सबसे कहती फिरी कि कैसे कॉलेज में पढ़ाती होंगी, 8th स्टैंडर्ड तक को तो हैंडल कर नहीं सकी। रात को सोते समय मेरे दिमाग में उसी की बात गूंज रही थी। बिटिया के कहने का ढंग ज़रा हार्श था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ, कह तो ठीक रही थी। कि वो बात अलग थी जब कृष्ण गोकुल में थे, गायें चराते थे, लेकिन अब तो वो राजकुमार हैं, मथुरा के राजकुमार, जिनके सामने 3600 व्यंजनों का थाल रोज़ परोसा जाता है। वहाँ बेचारों को माखन रोटी की याद क्यों आने लगी? लेकिन यशोदा भी दुनिया की सब माँओं की तरह थोड़ी सी बावरी हैं। माँ को कभी लगता ही नहीं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी आदतें बदल गईं, उसकी रुचियाँ बदल गईं, उसका स्वभाव बदल गया। उसको तो यही लगता है कि वो तो वही नन्हा सा है जो मेरा पल्ला पकड़े मेरे पीछे पीछे घूमता था। दुनिया की सब माँओं का यही हाल है, इसीलिए बेचारी दुखी होती हैं। इसी प्रसंग से मुझे एक बहुत पुराना वाक़या याद आया। सागर यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था। यूनिवर्सिटी की तरफ से रहने खाने का पूरा इंतज़ाम था, लेकिन उसी शहर में मेरे एक फुफेरे भाई थे जिनका बहुत पुराना निमंत्रण ड्यू था, तो मैंने उन्हीं के यहाँ रहना ठीक समझा। बहुत ही प्रेम से दोनों पति पत्नी ने मेरी खातिरदारी की। 4 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह मुझे जाना था। रात को हम लोग बात कर रहे थे तो भाभी ने कहा, जी हमारा एक काम करेंगी? मैंने कहा अरे भाभी ऐसे क्यों बोल रही हो, हुक्म करो। नहीं, हम लल्ला के लाने कछु देंगी तो ले जाएंगी ना? हाँ ज़रूर ले जाएंगे, लेकिन भाभी हम आपके लल्ला से बहुत नाराज़ हैं। जब शुरू में आए थे तो हर रविवार को मेरे पास आते थे, और अब देखिए साल भर से शक्ल नहीं दिखाई। अब आप जानो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, टेम ना मिल तो। अच्छा ठीक है भाई, क्या देना चाह रही दे दीजिएगा। फिर मैं सो गई। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली। मुझे लगा मैं उठूँगी, मेरी खटर पटर से लोग जाग जाएंगे, तो सोच रही थी बिस्तर पर कि उठूँ कि ना उठूँ। तो देखती क्या हूँ कि भाभी जी चाय लेकर के और उनके पीछे पीछे भाई साहब चले आ रहे हैं। मुझे इतनी शर्म आई, सॉरी भाभी, मेरी खटर पटर से आप जाग गई ना। भाई साहब बोले, अरे जागने को ये सोई कब थी? मतलब क्या? रात भर बैठ कर के बच्चे के लिए पकवान बना रही थी। हाय राम, इतना क्या बना लिया भाभी? भाभी शर्मा गई। कुछ नहीं, थोड़े लड्डू वड्डू बनाए थे। जब मैं चलने लगी तो देखा एक कनस्तरी वहाँ रखी हुई है। भाभी इतने लड्डू भेज रही हैं आप तो जानती हैं आजकल के बच्चे मीठा कहाँ खाते हैं। नहीं, लड्डू तो नेक्स्ट से हैं बिलली, और तो ना पापड़ी हैं। पापड़ी क्या? जो नौरतोन में बनत नहीं है, पापड़ी मैदे की। सो लल्ला को बहुत पसंद है। इस एग्ज़ाम के कारण आए नहीं थे ना, सो हम भेज रहे। मेरे लिए भी एक टिफ़िन तैयार था, उसमें देसी घी के ढेर सारा बेवा पड़े हुए लड्डू थे और सफ़ेद झक पर महीन मैदे की पापड़ी थी। इनको तलने और बेलने के लिए भाभी सारी रात जागी थी, तो कोई आश्चर्य नहीं था। हम लोग घर पहुँचे और दूसरे दिन हॉस्टल में जाने के लिए निकले। रास्ते में मैंने ब्रिजवासी से एक मिठाई का पैकेट बनवा लिया। आखिर को बुआ थी, उसकी खाली हाथ कैसे जाती। हम पहुँचे, हॉस्टल का रूम नंबर वगैरह सब हमको याद ही था। देखा लल्ला जी बरमूडा पहने, लाल सुर्ख टी शर्ट पहने भकाभक धुआं उड़ा रहे थे। हमें देख कर के बेचारे सकपक आ गए। फिर कमरे में पहुंचकर हमने उन्हें थोड़ा व्यवस्थित होने दिया और फिर डब्बा सामने रख के कहा, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है। बेटे ने कनस्ट्री खोली, अंदर झांका और हिकारत से देखते हुए बोला, ये मम्मी पता नहीं क्या क्या अल्लम गल्लम भेजती रहती हैं। उसने खट से डब्बा बंद किया और सर्र से पलंग के नीचे सरका दिया। मेरा मन हुआ कि कहूँ, बेटा ये लड्डू ज़रूर खा लेना, इसमें तुम्हारी भाई बहनों के हिस्से का भी घी पड़ा हुआ है। लेकिन जो लड़का दहरी पार करते हुए अम्मा को मम्मी कहने लगता, उसे ये सब कहाँ समझाया जा सकता है। चलते हुए मैंने अपना मिठाई का पैकेट उसको दिया।
तो बोला दिस इज़ बेटर, मम्मी से कहिएगा कि यही सब भेजा करो, बेकार परेशान होती रहती हैं। घर पर आकर के मैंने भैया को पत्र लिखा। हाँ, उस ज़माने में पत्र लिखते थे, फ़ोन वोन का इतना रिवाज नहीं था। एक तो मन हुआ कि लिख दूँ कि भाभी से कहिए कि बेकार परेशान ना हुआ करें, लेकिन भाभी की ममता का अपमान करने की इच्छा नहीं हुई। मैंने झूठ मूठ लिख दिया कि आज हम लोग प्रमोद के हॉस्टल गए थे, आपकी सौगात उसे बहुत पसंद आई, अपनी पसंद की मिठाई पा करके वो बहुत खुश था। मुझे मालूम है झूठ बोलना पाप है, लेकिन भगवान इतना सा झूठ तो मेरा ज़रूर माफ़ कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। अभी पिछले दिनों जीजाजी आए थे। इस बार बहुत थके हुए से लगे। खैर बुढ़ापा तो था ही, लेकिन एक अकेलापन भी आदमी को थका देता है। शादी के 12 साल बाद बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ लड़का अब सपरिवार अमेरिका जाकर के बस गया है। दोनों पति पत्नी इस उम्र में अकेले छूट गए हैं। इस अकेलेपन में जीजाजी को बहुत चिड़चिड़ा बना दिया है। एकदम कटखने अंदाज में बात करती हैं, कुछ भी बोलते डर ही लगता है। सब कुशल क्षेम पूछने के बाद फिर मैंने पूछा, और सुनाइए रवि कैसा है? अच्छा ही होगा हमारी बला से। मतलब चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता क्या? कौन चिट्ठी लिखता आजकल हैं? महीने भर में एक फ़ोन खटखटा देते हैं बस। हमसे कह रहे थे वो क्या कंप्यूटर ले लो तो उसमें सस्ते में बात हो जाती है। हमने कहा बुढ़ापे में हमें ये चौंसले नहीं करने, तुम्हें बात करनी हो तो करो, नहीं जाओ भाड़ में। कभी कभी आता तो होगा। हाँ, ससुराल में कोई शादी वादी निकलती है तो आता है। अब हमारे यहाँ तो कुछ होना नहीं है। अब हम दोनों में से कोई मरेगा तो आएंगे, वो क्या पता नहीं भी आए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। फिर भी मैंने धीरे से पूछा, वापस आने का कोई इरादा है? वहाँ जाके कोई लौटता है क्या? पहले ये मुहावरा परलोक जाने वालों के लिए था कि वहाँ जाके कोई लौटता नहीं है। अब ये अमेरिका जाने वालों के लिए हो गया है, समझी? मैंने कहा जीजा जी, ये नए युग की सौगातें हैं, हमको सहन करनी पड़ेंगी। मैं तो बहुत डर रही थी कि नंदिनी ऐसी कस्बे की लड़की पता नहीं वहाँ कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन उसने इतने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है तो बड़ी खुशी होती है। अरे नंदिनी की बात कर रही हो? वो तो ऐसी मैं हो गई है कि तुम पहचानोगी नहीं। हम तो बड़ी हसरत से घरेलू सी लड़की ब्याह के लाए थे कि उसी बहाने बेटा घर से जुड़ा रहेगा, लेकिन अब ये हाल है कि वो आना चाहेगा तो ये महारानी उसे आने नहीं देगी। मैंने कहा जाइए जीजा जी, कोई बात नहीं, नई युग की सौगात है, इसे झेलना ही है। आप देखिए पहले हमारे बचपन में कोई एकाध दुक्का जाता था तो इसकी कितना शोर शराबा होता था। आप देखिए कि हर घर से एक आदमी, हर तीसरे घर से एक आदमी परदेश जा रहा है ना? हाँ, पहली बार जीजाजी सहमत हुए। ये बात तूने ठीक कही। अरे अकेले मेरे शहर से 15 लड़के, वो कौन सी है सिलिकॉन वैली, उसमें हैं। सिलिकॉन वैली? अपना रवि भी तो वहीं है ना? हाँ, फिर तो बहुत सुविधा होती होगी कुछ भेजने करने में। सुविधा है कि परेशानी? तुम्हारी बहन को कुछ काम तो है नहीं, बस फ़ोन लिए बैठी रहती कि कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, और शुरू हो जाती हैं। साड़ियों में फॉल लगाए जा रहे हैं, बच्चों के स्वेटर बुने जा रहे हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं, मिठाई बनाई जा रही है। कितनी अच्छी बात है ना जीजा जी। उतनी दूर 7 समुंदर पार भी बच्चों को माँ के स्नेह का स्पर्श मिल रहा है। अरे कौन कमबख्त स्पर्श के लिए मरा जा रहा है, हैं? बरखुरदार क्या कहते हैं पता है? पापा जी ये इतनी सारी चीज़ें मत भेजा कीजिए, हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हमको वहाँ जा कर के कलेक्ट करने की फुर्सत नहीं होती, और यहाँ इतनी दूरियाँ हैं कि क्या बताएं। और फिर यहाँ सब तो मिलता है, क्यों आप परेशान होते हैं? और हम लोगों की तो अब खाने पीने की आदतें भी बदल गई हैं। आप लोग जो भेजते हैं वो कई कई दिन तक तो डिब्बे खुलते भी नहीं हैं। और मम्मी से कहिए अब इस उम्र में आँखों को परेशान ना किया करें। वो जो स्वेटर्स भेजती हैं वो यहाँ की ठंड के लिए काफ़ी नहीं होते, और नंदिनी तो अब साड़ियाँ पहनती ही नहीं। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ठीक है जीजाजी, दीदी से कह दीजिए इन नाशुक्रों के लिए आंखें नहीं फोड़ा करें, बेकार। अरे उस बेवकूफ़ को ये समझाना मुश्किल है भाई। वो इसी के लिए तो ज़िंदा है कि बेटे के लिए लड्डू बनाए, बहू की रसोई के लिए मसाले बनाए, और पोते पोतियों के लिए पोतड़े सिए हैं। जिस दिन ये नहीं करेगी ना
तो वो तो मर जाएगी। आजकल मैं क्या करता हूँ जानती हो? सामान ले जाता हूँ और उन बच्चों से कह देता हूँ कि बेटा, अगर तुम्हारा सामान ओवरवेट होने लगे तो सबसे पहले ये पार्सल उठा के फेंक देना, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ले जाते हो और 15 दिन तक कोई लेने नहीं आता तो कम से कम खाने का सामान खर्च कर देना, हमें अच्छा लगेगा। और क्या कर सकता हूँ बताओ? मुझे सच में दीदी पे गुस्सा आ रहा था। दीदी समझती क्यों नहीं है कि उनका बेटा दुनिया के सबसे बड़े साधन संपन्न देश में रह रहा है, वो माँ की बनाई हुई घरेलू चीज़ों का मोहताज नहीं है। फिर सोचा, बीवी क्या इस बात को समझती नहीं है? वो ये सब बेटे के लिए नहीं कर रही है, वो अपने लिए कर रही हैं। उनके पास तो जीने का बस यही एक तो बहाना रह गया है। जिस दिन ये नहीं करेंगी, जैसा कि जीजा जी कहते हैं, वो जिंदा नहीं रहेंगी।